Hi students, so I welcome you all to our classes JP World classes। तो अपन केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक का बेसिक लेने वाले हैं जो कि 10 ईयर के एनालिसिस से मैंने क्रिएट की है कि इसी टॉपिक्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं और इन टॉपिक्स को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देख लेना, आप इजीली हैंडल कर लोगे। तो केमिकल काइनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स की अपन बात करेंगे, इसका पार्ट 1 है ये, ठीक है। तो देखो केमिकल काइनेटिक्स है क्या, ये ज्यादा हम छोटी छोटी चीजें याद नहीं समझेंगे, जो बेसिक इंपॉर्टेंस है वो समझेंगे। तो केमिकल यानी होता है यार, बेसिकली दीज आर आल्सो अ टाइप ऑफ कंपाउंड। क्या होते हैं? एक तरीके के ये भी कंपाउंड्स ही होते हैं। और काइनेटिक्स यानी होता है मोशन, यानी केमिकल कंपाउंड्स के रिएक्शंस का जो मोशन है, यानी रेट का जो स्टडी है, इसको आप सिंपल से बोल सकते हो स्टडी ऑफ रेट, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन की रेट की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। जिस तरीके से अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं काइनामेटिक्स जो कि स्टडी ऑफ मोशंस होता है, उसी तरीके से काइनेटिक्स यहां केमिकल काइनेटिक्स के रिएक्शंस की स्टडी होता है। तो अपन बेसिक उठाते हैं कुछ कंपाउंड्स के क्वेश्चन से ही, जिससे आप अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ जाओगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको यहीं पास से समझ आएगा। देखिए, तो आपको सबसे पहले ऑर्डर बताना है। व्हाट इज ऑर्डर? जिसको मालूम है वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ऑर्डर क्या है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देते हैं, उससे और आसान हो जाएगा आपको ऑर्डर बताना। आपको मैं एक कंपाउंड दे देता हूं, N2 प्लस H2 गिव्स मी NH3। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख देंगे तो इक्वली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वीडियो तो क्लियर है ना? यस एग्जैक्टली। चलो, तो ये हमारे पास कंपाउंड है। अब इसी कंपाउंड्स के थ्रू हम समझेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो, ऑर्डर का मतलब होता है, सिंपल सा भाषा में समझ सकते हो, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर के सम को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। यानी अगर ऑर्डर के लिए आप इतना स्टेटमेंट बस लिख दिए तो आपको एग्जैक्टली पूरी तरीके से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, 1 मार्क्स में। अब जो ऑर्डर होता है वो एक तरीके का क्या होता है, या तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, 1/x या 1/y किसी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑर्डर अगर बोलता है नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव, तो हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और इसका अगर बोलता है कि ऑर्डर बताओ इसका क्या है, तो मैं बोलूंगा इसका ऑर्डर 0 है, क्योंकि अपन इसके डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं, सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट। यहां रिएक्टेंट क्या है? एक तो रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट ये है। इसका कुछ पावर दिया है क्या? नहीं। क्या आपको यहां पास N प्लस या फिर H प्लस या N माइनस ऐसा कुछ दिया है? नहीं दिया है। इसी के सिंपल सा एक एग्जांपल समझते हैं, CH3 CO माइनस प्लस, इसी के साथ साथ आप ले लेते हैं H प्लस, ठीक है, गिव्स मी CH3 CH3COH, ठीक है। अब ये देखो, ये कंपाउंड एक तरीके से क्या शो कर रहा है? चार्जेस शो कर रहा है, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। ऑर्डर अब इसका होगा, ऑर्डर क्या होगा? सम ऑफ दी पावर ऑफ कंसंट्रेशन। एक तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट, एक दूसरा ये रिएक्टेंट हो जाएगा। अपन रेट लॉ कैसे लिखते थे, इसको समझो, ठीक है। रेट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे? K इज A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y लिखते थे। ये जो X एंड Y है, इसी के सम को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। अब ज्यादा क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
तो यहां पास इसमें कोई पावर दिया गया है सम, इसका पावर रिएक्टेंस का कुछ नहीं दिया है। ये ए होगा आपका, ये बी होगा, समझ लो, ठीक है। तो ए का कुछ पावर दिया है नहीं दिया है, बट इस वाले कंडीशंस को अगर मैं बनाता हूं इसी रेट में तो आपका कैसे दिखने जाएगा। सो आर इज इक्वल्स टू रेट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं कि ए, इसको मान लेता हूं तो CH3CO माइनस, तो माइनस को अपन ऊपर लिखेंगे तो माइनस प्लस ये H प्लस नहीं आएगा, सॉरी ये इंटू रहता है यहाँ पर H, और इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे Y की जगह पॉजिटिव। ये आ जाएगा आपका रेट इक्वेशन। तो आप यहाँ सब पावर निकाल सकते हो, सम ऑफ पावर ये प्लस ये, तो माइनस ऑफ 1 प्लस 1 ये क्या आ जा रहा है इसका 0। यानी इसके लिए भी अगर मैं बोलता हूं कि क्या होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 0। ऊपर वाले के लिए ऑर्डर पहले से ही 0 होगा क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ पावर दिया ही नहीं है। एक्स एंड वाई इज नेग्लिजेबल, ये कुछ दिया ही नहीं है अपने पास, तो अपन डायरेक्टली 0 बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी ऑर्डर की। अब इसी में सेकेंड टॉपिक है हमारा ऑर्डर। क्लियर है? एक आध दो क्वेश्चन दूं, चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन की इसके साथ साथ एक मॉलिक्यूलरिटी देख लो, उसको भी एक साथ ही देख लेंगे, ठीक है। ये सारे बेसिक छोटे छोटे टॉपिक है, 1 मार्क्स में पक्का आता ही है। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी यानी होता है कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कितने नंबर ऑफ क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग एज रिएक्टेंट लिखो, पार्टिसिपेटिंग एज RECATENT रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की तरह कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पीसीज एक केमिकल रिएक्शन में, या फिर नंबर ऑफ स्पीसीज participating to produce product is said to be a molecularity। यानी मैं साफ भाषा में बोलता हूं शुद्ध सिद्ध कि ये इस वाले एग्जांपल से 2 स्पीसीज मतलब हमेशा समझना भैया ये है स्पीसीज, ठीक है। यहां 3 दे दिया तो 3 स्पीसीज मत लिखना। स्पीसीज मतलब होता है उस प्रजाति की कितने सारे, उस प्रजाति के कितने नंबर्स हैं। तो इस प्रजाति के H2 का एक ही है, N2 का भी एक ही स्पीसीज है, इस टाइप के एक टाइप का है, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। रिएक्टेंट की तरह यहां और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी 2 ही, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 2। और इसी तरीके से अपन नीचे वाले की भी बात करेंगे तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तो मतलब इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी 2। तो ये एक बेसिक 1 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि आता ही आता है, तो एक स्क्रीनशॉट हो जाए फिलहाल, ठीक है। क्लियर? चलो, तो मॉलिक्यूलरिटी समझ आ गया। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एक रिस्पेक्टिव में है, कई बार पूछ देता है। अब इसी के थ्रू एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और ज्यादा आसान हो जाएगा इसको समझना। जैसे कि मैं आपको दे देता हूं, नॉर्मल छोटे छोटे ही लेते हैं, ठीक है। HCl, ठीक है, प्लस क्या है ले लेते हैं H2SO4, जिसमें क्या दे देगा, क्लोरीन के की जगह क्लोरीन, और यहाँ बस मेटा पे नहीं SO3H। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। हम सभी को इन सभी में बताना है। जैसे कि मैं क्या ले लेता हूं, O माइनस प्लस H प्लस जिसमें फिनॉल। चलो, तो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ज्यादा इजी हैं, ठीक है। इसमें से बहुत माइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ज्यादा हार्ड अपन लेके भी नहीं चलेंगे। तो ये है, तो अब इस सभी में से आपको मॉलिक्यूलरिटी भी बताना है और दूसरा ऑर्डर भी बताना है। तो अपन हमेशा ध्यान रखना है इसके डेफिनेशन को, तो गलती नहीं होगा। तो इसके लिए अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो पॉज करके बना लो, ठीक है। ट्राई हो गया, चलो।
आप देखो इसमें कोई पावर नहीं दी गई है, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मैं लिख रहा हूं O इज इक्वल टू 0, और इसके लिए भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ पावर नहीं दिया है तो ऑर्डर इज इक्वल टू 0, इसके लिए हो जाएगा, फिर भी ऑर्डर हो जाएगा, इसके लिए भी 0 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ऑर्डर इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ठीक है, अगर इसी तरीके से इसमें और दे दिया होता एक O माइनस यहां भी दे देता मेटा पे भी, तो अब क्या होता है इसकी कंडीशंस, इसके लिए आपका ऑर्डर हो जाता अब -1। बहुत आसान है, अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मॉलिक्यूलरिटी बताओ, मॉलिक्यूलरिटी में होता है यानी नंबर ऑफ स्पीशीज कितने पार्टिसिपेट करें एज अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट भैया हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली ही रिएक्टेंट होगी, राइट हैंड साइड में हमेशा केमिस्ट्री का रूल है प्रोडक्ट ही लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1 2 2 ही है, इसके लिए भी 2 ही है, इसके लिए भी 2 ही है। चलो अगर मैं इसे में क्या कर देता हूं, H2O ऐड कर देता हूं तो कितनी हो जाएगी, अब पूछूंगा तो अब हो जाएगी इसकी 3, क्योंकि 1 2 3 एज अ 3 प्रोडक्ट इसमें ऐड कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इसमें से केमिकल काइनेटिक्स में घुसने के लिए। अब नेक्स्ट आता है इसमें रेट को समझना, रेट यानी रेट लॉ को समझना यहां इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बोलता हूं रेट क्या है, देखो रेट क्या है, अपन इसी में से ये टर्म को उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, तो एक 3 चीज समझते हैं, रेट इक्वेशन फटाफट, दूसरा समझते हैं रेट लॉ क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, और तीसरा आता है रेट कांस्टेंट की क्या है, ठीक है, और बाकी तो आई थिंक सो हो गया। अब देखो आपको मैं एक इक्वेशन दे देता हूं पुराना ही वाला, उसी में से काफी सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। N2 + H2O गिव्स NH3, और ये कितना ले लेंगे अपन, यहां पास 3 यहां 2, चलो ठीक है। अब इसके लिए मैं बोलता हूं रेट इक्वेशन बनाओ, रेट लॉ बनाओ, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बताओ। तो सबसे पहले रेट इक्वेशन क्या है ये समझ लेते हैं। रेट इक्वेशन यानी होता है कि एक ऐसा टाइप का रिप्रेजेंटेशन जो कि रिप्रेजेंट करे भाई साहेब पूरे के पूरे आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, यानी अ टाइप ऑफ इक्वेशन विच रिप्रेजेंट a reactant RECTANT रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि इसके लिए रेट इक्वेशन मैं बनाऊंगा रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही रेट इक्वेशन में दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो अपन इसके लिए अगर रेट इक्वेशन बनाते हैं, पहला का सॉल्यूशन लिखते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो चीजें ये सारे के सारे मेरे लिए क्या हो जाएंगे, एज अ रिएक्टेंट हो जाएंगे, और रिएक्टेंट और ये वाला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देते हुए चलना है, बार बार नहीं रिपीट करते होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कि इसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे ये मिक्स होते चले जाएंगे, इसकी कंसंट्रेशन घटती चली जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये ओवरऑल इसकी वैल्यू घटेगी और इसकी वैल्यू बढ़ेगी। सही भी है इस केमिकल रिएक्शन से। तो यानी मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता हूं, माइनस ऑफ डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय कितने टाइम पे, dt टाइम पे, ठीक है, टाइम t लगेगा, इज इक्वल्स टू, इसके लिए भी इसी तरीके से इसकी भी कंसंट्रेशन घटेगी, H2 बाय डेल t। अब एक चीज और, इसमें जब नंबर ऑफ मोल्स जो अपन लेके चलें 3 लेके चलें, 3 के लिए है ये, ठीक है। तो अपन जब इसके लिए निकालते हैं तो हम पर मोल्स के हिसाब, पर एक हाइड्रोजन एटम के हिसाब से, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से निकालते हैं। तो इसीलिए अपन इसको कैसे लिखते हैं, 1/3 लिखेंगे, ठीक है। 3 लिए हैं तो एक के लिए निकाल रहे हैं तो 1/3, इजी है। चलो उसी तरीके से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसलिए इसको पॉजिटिव से डोनेट करेंगे, और ये भी क्या हो जाएगा 1/2, 2 लिए हैं, और ये NH3, ठीक है, और ये डेल t। बेसिक यही आता है,
ठीक है, रेट इक्वेशन। और इसी को बोल सकता है कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक्सप्रेस करो। इंटीग्रेटेड क्या होता है? डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन इज सेड टू बी अ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी इसी का सिर्फ डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म लिख दो। यानी अपन इसको एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाल रहे हैं। अभी तो इसका डेल टी यानी बहुत ज्यादा, डेल यानी लार्ज होता है, यानी लार्ज इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं, बट अपन डी इसकी जगह यूज करते हैं, तो अपन इसको किसके लिए निकालेंगे? स्मॉल के लिए, ठीक है, स्मॉल इंटरवल के लिए निकालेंगे। तो इसी को अगर इंटीग्रेटेड में लिखता है, इंटीग्रेटेड में बोलता है लिख के दिखाओ, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ, माइनस लगेगा ही लगेगा, ठीक है, माइनस लगेगा ही लगेगा। तो रेट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एन टू बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 डी एच टू बाय डी टी इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ 1/2 डी एन एच 3 बाय डी टी। हो गया, इजी है, नॉट टू हार्ड। चलो क्लियर। अब नेक्स्ट आता है रेट लॉ। रेट लॉ को एक्सप्रेस करो, इसी के लिए बोलता है। तो रेट लॉ कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो, रेट लॉ मैंने यहां पास पहले से ही शुरू में ऑर्डर को समझाने के लिए लिख दिया था, इसी का आप यूज कर सकते हो। देखो, रेट लॉ क्या बोलता है कि इट इज अ जनरली प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। यानी एक बार और समझो, क्या मैंने बोला कि रेट लॉ के हिसाब से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। बस ये ध्यान रखो, क्या बोल रहा हूं इसको लिखते जाओ। रेट ऑफ chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant to the sum of their power, sum of their power, ये हो जाएगा आपका रेट लॉ, ठीक है। इसमें कई कबार ना स्टेरियोमेट्रिक कांस्टेंट भी दे देता है। स्टेरियोमेट्रिक कांस्टेंट मतलब जैसे कि इसमें 3 दे दिया, ये हो जाएगा स्टेरियोमेट्रिक कांस्टेंट इसके लिए। जैसे कि मैं आपको लिए लिखता हूं A प्लस इसी तरीके से B गिव्स यू C और कैपिटल C। तो यहाँ जो मैं स्मॉल में लिखा हूं, ये सारे के सारे स्टेरियोमेट्रिक कांस्टेंट हैं। तो कई कबार इनका भी अपन रेट इक्वेशंस में यूज करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ यूज करने की जरूरत है। जैसे कि अपन यहां यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पास कुछ दिया नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। चलो, तो ये वैसे इसको आप भूल जाओ तो ज्यादा बेटर है, आप इतना ध्यान रखो बस। तो आप इसको अगर एक्सप्रेस करते हैं इसी वाले इक्वेशंस को रेट लॉ के हिसाब से, तो अपन सिर्फ रिएक्टेंट पे ध्यान देंगे, प्रोडक्ट जाए इस बार भाड़ पे। चलो, तो रेट इज इक्वल्स टू के, क्या है? रेट कांस्टेंट है, ठीक है। रेट कांस्टेंट को भी अभी समझेंगे जस्ट। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? n2, इसकी पावर x, वी डोंट नो, लेट बी x। और उसी तरीके से b2, तो उसकी पावर h2 और इसकी पावर y। कंप्लीट है। तो यह आ जाएगा आपका टोटल रेट इक्वेशन इसके लिए, टोटल रेट इक्वेशन इसके लिए। क्लियर है? चलो, तो ये दोनों बातें क्लियर है। अब रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट को आप इसी इक्वेशन से समझ सकते हो। रेट कांस्टेंट को अपन इसको रब कर दूं, चलो हो गया ना। देखो यहां पर समझते हैं कि रेट कांस्टेंट को अपन के से डोनेट करते हैं। और रेट कांस्टेंट क्या होता है? एक तरीके से कांस्टेंट होता है जब अपन क्या करते हैं, रेट और ये रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी जगह लिख देता हूं, ठीक है, एक्स लिख देते हैं या फिर कुछ भी लिख देते हैं, जेड लिख देते हैं। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अपन कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट कीप ऑन कांस्टेंट ही रहता है। मतलब अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा तो उसके लिए के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और के को क्या बोलते हैं अपन? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज दिस? रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो,
तो K इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, दैट K इज अ रेशियो ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन टू दी क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड सम ऑफ देयर पावर, बस। So what is rate constant? Rate constant is a ratio of a rate of reaction to the reactant concentration and sum of the power of sum of the air power, बस इतनी क्लियर है। चलो तो इसको लिख दूं क्या आपके लिए, चलो तो इट इज अ रेशियो ऑफ रेट ऑफ reaction to the concentration of reactant and rise to sum of their power। ठीक है भैया, पावर जरूरी है रेट लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए। क्लियर, चलो जी इतनी बात क्लियर हो गई। तो अपन रेट कांस्टेंट भी इसी तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इसके लिए आप कर लोगे ना यार। देखो रेट आप लिख देना, एक्स एंड वाई की कंसंट्रेशन लिख देना, तो के आप एक्सप्रेस कर लोगे। जैसे कि इसी के लिए मैं अपन को करके दिखा देते हैं। तो कई बार रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन बोलते हैं, तो ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सारे क्लियर हैं ना, तो आप बड़े लेवल्स के क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे इसके ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अपन ने इसका फ्रेमिंग नहीं समझ पाते थे, ठीक। मैं अभी अपने टाइम पे इसका फ्रेमिंग नहीं समझ पाता था, इसके कारण मेरे को लगता था कि इसके क्वेश्चन बहुत हार्ड हैं। बट जैसे मैंने क्लास 12 क्रॉस किया तो मैंने इसकी फ्रेमिंग जब समझी, तब मुझे मालूम चला यार ये ज्यादा भी हार्ड नहीं है, ठीक है। फ्रेमिंग पे ध्यान दो, जैसे ही आप फ्रेम पकड़ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगी। जैसे कि आपके लिए यही N2 प्लस H2NH3 देता है, तो अपन इसी के लिए बनाते हैं। अगर K के लिए तो K इज इक्वल टू रेट की जगह रेट ही लिखा रहने दो, और A की जगह N2 की कंसंट्रेशन टू दी X एंड H2 की कंसंट्रेशन टू दी Y, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन। बस खत्म हो गया। अब एकदम बेसिक जो चीजें थी ये कवर हो चुकी है, ठीक है। आए रब कर दिया, चलो लिख लिए थे ना। चलो ये बेसिक जो चीजें थी वो कवर हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो और अंडरस्टैंडिंग बने अपनी, ठीक है। जैसे कि अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इसी को थ्रू अपन समझाएंगे। वो क्या है, रेट कांस्टेंट से ही रिलेटेड, के से ही रिलेटेड है। कभी बार पूछ देता है कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये बताओ कि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। तो अपन इस के को प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। कैसे कैसे कैसे, देखो अगर आपके पास सम ऑफ द पावर इज 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और जीरो ऑर्डर भी लिख देते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर जीरो आता है तो ये जीरो। अभी समझ नहीं आ रहा है ना। चलो थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं इसको। तो टाइम जरूर लगेगा यार भाई, पर समझ आएगा जरूर, ठीक है, समझ आएगा जरूर। और समझ आ गया तो इस चैप्टर भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से आपके लिए। चलो एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। जैसे कि आपके लिए मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, 2.3 × 10⁻⁻⁴ और मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब मैं पूछता हूं ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सिर्फ इतना आपके पास दिया गया है के की वैल्यू, और आपको पूछ देता हूं कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे, आप इसके
यूनिट को देख करके प्रिडिक्ट करोगे कि आखिरकार क्या है इसकी कहानी। कैसे? देखो, अब इसी को तो सीखना है, इसी को तो सीखना है। मैं बता रहा हूं कि ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं इसी तरीके से 2.3 इंटू 10⁻⁻⁴ या कुछ भी ले लेते हैं इंटू सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देता हूं, सेकेंड इनवर्स बस लिख देता हूं। तो अब बताओ कौन सा है? ये भी है कहानी। कैसा है, कैसा है? चलो इसी चीज को समझते हैं, इसी क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करोगे। तो इसके लिए एक बेसिक है जो कि आप चाहो तो स्किप कर देना या तो आखिरी आकर के देख लेना। चलो, तो उसको यही है, मैं बेसिक से समझा रहा हूं इसी क्वेश्चंस के। तो आपको इसकी के की वैल्यू निकालना आना चाहिए। कई बार ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, 10 सालों में एनालिसिस करके मालूम चला कि भैया सिर्फ एक ही साल आया है ये क्वेश्चन, वो भी कौन से, ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया सीबीएसई में आया था, एक ही साल आया है। तो मतलब इतना आने के चांसेस नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बहुत आसान है भैया। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय क्या आता है, बाय टाइम, ठीक है, इनटू 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ टू द पावर n, ठीक है। ये मैं कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिखता हूं तो ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो चलो इसको n हटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। कंसंट्रेशन बाय, तो कंसंट्रेशन बाय टाइम 1 बाय कंसंट्रेशन, ये k का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। और यहां कंसंट्रेशन की अगर यूनिट लिखी जाए तो क्या होता है, मोल्स लीटर इनवर्स होता है। और उसी तरीके से टाइम का लिखा जाए तो सेकेंड होता है। ये चीजें समझ आई। अब इसी वैल्यूज को अपन पुट करेंगे। और यहाँ n क्या है, ये चीजें कंफ्यूजन कर रही होगी आपको। तो n यहाँ अपना होता है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कौन सा ऑर्डर लेके चल रहे हो, जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। सपोज मैं इसको कितने के लिए निकाल रहा हूं, जीरो ऑर्डर के लिए। चलो सबसे पहले जीरो से समझते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए तो अपन यही वैल्यूज को पुट कर देते हैं और ये स्टैंडर्ड जो अपने पास वैल्यू आएगी उसी से अपना कहानी पता चलेगा, ठीक है। टाइम की जगह सेकंड पुट कर देते हैं। 1 बाय कंसंट्रेशन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मोल्स लीटर इनवर्स लिख सकते हैं, टू द पावर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यानी इसकी पावर जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू भी जीरो होती है। तो सम टू द पावर जीरो इज 1 होता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। मतलब आपको k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आया। अब यहां क्या लिखा है, मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो ये कौन सा ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये पता चल गया आपको किस तरीके से हो रहा है जीरो ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगा, तो इसको फटाफट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हो गया, हो गया दोस्तों। चलो जी, अरे इसको नहीं, इसको रहने देते हैं, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा तो इसको रब नहीं करते हैं, ठीक है। अपन यहां से रब कर देते हैं, बस इतना। ये चीजें फिर से रिपीट होंगी यहां तक की। और इनटू 1 बाय कंसंट्रेशन की जगह मोल्स लीटर इनवर्स ही लिखते हैं और n की जगह इस बार इसको जीरो ऑर्डर के लिए ना निकल करके फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं, फर्स्ट के लिए निकालते हैं। तो n इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए n इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर, वीडियो क्लियर है। चलो, तो आप सम टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं मोल्स लीटर इनवर्स बाय सेकेंड इंटू 1 बाय मोल्स इंटू लीटर इनवर्स। आप देखो मोल्स लीटर इनवर्स मोल्स कट कर सकते हैं, यानी वैल्यू बची क्या, s। सो k इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, सेकेंड इनवर्स। ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी ये वाला रिएक्शन जो मेरे पास दिया है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पूछ देता है कौन सा ऑर्डर है इसका रिएक्शन का, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट
सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालो। सेकेंड ऑर्डर के लिए आप यहाँ की वैल्यू 2 पुट कर देना। चलो पुट कर देते हैं, सेकंड तक के लिए पूछा ही जाता है बेसिक, तो आपको आइडिया रहे मेरी तरफ से पूरी क्लियर तो ज्यादा बेहतर है। 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ सेकंड चेयर रख देता हूँ, सेकंड के लिए, थर्ड फोर्थ के लिए आप निकाल सकते हो, बट अपने कोर्स में सिर्फ और सिर्फ सेकंड तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। चलो तो अपन क्या आ जाएगा, मोल्स लीटर इनवर्स बाय क्या आ जाएगा, सेकंड इंटू 1 बाय स्क्वायर है तो मोल्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा इंटू, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, लीटर स्क्वायर इनवर्स, ये हो जाएगा लीटर और इसका एक स्क्वायर कट, मोल और इसका एक स्क्वायर कट, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, मोल इनवर्स बाय लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ये थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है पहले वाले से, इसमें मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ रहा था, इसमें सिर्फ लीटर इनवर्स में नहीं है, दोनों इनवर्स में है, ये सेकेंड के लिए। तो ये आ जाएगा। अगर मैं आपको इसी तरीके के क्वेश्चन दे देता हूं 2 इंटू 10⁻15, अब बताओ ये कौन सा होगा, तो आप फटाक से इसको देखना और सेकेंड बोल देना। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो थी इस चैप्टर की स्टार्टिंग की, वो अपन को समझ आ चुकी है। टॉपिक फर्स्ट, इसको मैं टॉपिक 3 टॉपिक्स में लूंगा इस पूरे चैप्टर भर को, ठीक है। 3 टॉपिक्स में ये अपना कंप्लीट हो जाएगा और एक क्लियरेंस आ जाएगा पूरे चैप्टर भर का, और आप मैक्सिमम क्वेश्चन है सीबीएसई को उठा लेना, कहीं से भी उठा लेना, किसी भी बोर्ड के, और आप इजीली उस क्वेश्चंस को हैंडल कर जाओगे, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आई थिंक सो आपके समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और ज्यादा, बट इस वाले वीडियो पे उतना ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। चलो तो इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। इसके बाद एक नया नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके तुरंत बाद उस वाले वीडियो पे अपन इसकी और ज्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करके इस सभी टॉपिक्स के, ताकि आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद और जय भारत, ये सब फालतू का बात।